वंदे मातरम। हम सिंप्लेक्स मेथड देख रहे थे, एलपीपी को सॉल्व करने का जो सिंप्लेक्स मेथड था हम देख रहे थे। आज हम क्वेश्चन के माध्यम से एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से इसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिया गया क्वेश्चन में एलपीपी दिया गया है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड, मैक्सिमाइज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद जो इसका कांस्टेंट है वो है सब्जेक्ट टू। अब आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको सब्जेक्ट टू के रूप में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 एंड लेस देन इक्वल टू 415। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट है वो 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। और जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज x1 और x2, और इट इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसको, इसके लिए हमने बताया है, वीडियो बनाया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सिंप्लेक्स में, तो इसको सबसे पहले हमने कई स्टेप्स बताए, इसके पहले किस प्रकार से होगा हमने उसी को फॉलो किया है और फिर इसमें देखा है। तो सॉल्व में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको कैनोनिकल फॉर्म में देखेंगे कि है या नहीं। कैनोनिकल फॉर्म मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप, देखिए ये तो मैक्सिमाइजेशन टाइप है तो ठीक है, नहीं तो हमने बताया है इसके पहले कि इसको कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन टाइप में। उसके बाद हम जो दूसरा स्टेप देखेंगे कि जो बी वैल्यूज है, जो कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड में होते हैं, बी वैल्यूज उसे बोलते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो भी पॉजिटिव है, ये भी सफल है। अब थर्ड स्टेज में हम जाएंगे तो फिर हम वहां पे देखेंगे कन्वर्ट द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि जो सिंप्लेक्स के द्वारा जब इसको हल किया जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका ये नियम है, रूल है, हमने बताया है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए, और हमने बताया है कि जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको स्लैक या सरप्लस वेरिएबल, उसमें क्या करेंगे, उसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, तो इसका जो यूज होगा सरप्लस और स्लैक्स के बीच, तो यहाँ पे स्लैक्स का यूज करेंगे। जब देखिए जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन इक्वल टू टाइप की है, अर्थात प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। जब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का होता है, आपने देखा है कि हम यहाँ पे इसमें जो कांस्टेंट है उसमें इसमें सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लैक्स वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। और जो स्लैक वेरिएबल है देखिए किस प्रकार से ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, बस वही चीजें हैं, x1 x2 प्लस s1 इक्वल टू 450 एंड 2x1 प्लस s2 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 600। देखिए इसका मतलब क्या, आखिर हमने यस यस है तो हमने 1 और 2 क्यों लिखा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे हमने 2 कांस्टेंट लिया है, अगर बहुत सारे कांस्टेंट है तो यस के बीच में हमें डिस्टेंस बनाना अर्थात पहचानना मुश्किल हो सकता है, उसी मुश्किलात को दूर करने के लिए हम s1 s2 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कांस्टेंट लिखते हैं, देन उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो चारों वेरिएबल हैं x1 x2 s1 s2 ये सब आ भी जाएं, और इसका जो मूल संरचना है, जो मूल स्ट्रक्चर है वो बदले ना, या जो s1 x2 s2 ऐड हुआ है यहाँ पे, इसके कारण जो इसका मूल संरचना है वो बिखरना नहीं चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड 3x1 प्लस 4x2, देखिए ये वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, OS1 प्लस OS2, सॉरी 0S1 प्लस 0S2, इस 0S1 और 0S2 को ऐड करते हैं। इस जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो एलपीपी का मेन प्रॉब्लम है उसमें हम 0S1 और 0S2 का यूज करते हैं। 0 का क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका मान निकालें तो चूंकि 0 है तो इसका प्रभाव इस जो मेन वेरिएबल है, जो मेन डिसीजन वेरिएबल है, इस पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए। अब देखिए जब हल करने के लिए जब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसके कांस्टेंट को, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट टू के रूप में हम देखेंगे। हल करने के लिए जब इसको फॉर्म में बदलेंगे, कांस्टेंट को बदलेंगे, तो हम लिखेंगे कि s1 x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस
0s2 लिखेंगे, क्योंकि हमें इसके मान को निकालना है ना। तो S1 S2 हमें पता नहीं है, और हमें किसी भी माध्यम से, देखिए यहाँ पे S1 है और S2 है, तो हमें किसी, या तो अगर आप इसमें लगा सकते हैं 0, अगर आप इसमें लगाएंगे S1 में, तो जो दूसरा कांस्टेंट होगा तो उसमें नहीं लगाएंगे, दूसरे कांस्टेंट में तब इसमें 0 लगाएंगे। इसीलिए ताकि हम क्योंकि इसी के माध्यम से हमें S1 का मान निकालना है। S1 का मान निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये और 0s2, तो 0s2, देखिए S1 और x2 का मान पता ही नहीं है, और ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो S1 का मान कितना हो जाएगा, 450। तो इस प्रकार से देखिए, इसीलिए हम इसको 0s1 दूसरे वाले में रखें और S2 का मान नहीं रखें, S2 के साथ 0 नहीं रखें, तो इसका मतलब क्या होगा, S2 बराबर 600 हो जाएगा, ताकि कोई तो आधार हो लगाने का। अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सीजे वैल्यूज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या स्टैंडर्ड के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके जो कोफिशिएंट है, उसका जो वैल्यू होता है, वही कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, उसी को हम सीजे वैल्यूज बोलते हैं, दैट इज 3400। देखिए यहाँ पे है ना 3400, और जो 34 होता है वो चूंकि x1 और x2 है, तो इसका 3 और 4 है, तो ये हमें परिणाम दे रहा है, बता रहा है इस समय, तो इसे हम डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। और जो स्लैक वेरिएबल है, चूंकि हमने सहायता के लिए लिया है, तो ये 0 है, तो इसे हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। और ये डिसीजन वेरिएबल होता है क्योंकि इसी के माध्यम से निर्णय होता है। हमने पूरे स्ट्रक्चर को समझाया है, अगर आप धीरे धीरे समझें, अगर स्टेप वाइज स्टेप समझें, तो कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन आप इसको कंक्लूड करें, धीरे धीरे समझें आप, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। ये कांस्टेंट इक्वेशन के कोफिशिएंट, अर्थात जो भी कांस्टेंट हमने देखा है कि जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया फिर कांस्टेंट बना है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो इनइक्वलिटीज हैं, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो सिंप्लेक्स का बॉडी मैट्रिक्स बनाता है, अर्थात बॉडी मैट्रिक्स बनाता है। हम बताएंगे किस प्रकार से बॉडी मैट्रिक्स बनता है। देखिए जो डिसीजन वेरिएबल है, तो उनके जो वेरिएबल हैं या उनके जो कोफिशिएंट हैं, उन्हें हम बॉडी मैट्रिक्स बोलते हैं, वो जो बनाते हैं उन्हें बॉडी मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो स्लैक वेरिएबल हैं, उन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन दोनों किसके पार्ट हैं, बॉडी मैट्रिक्स के ही। आप देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। अब देखिए फाइंड BFS, देखिए इसको हम, देखिए इसके पहले हमने IFS लिखा था, उसी को इनिशियल BFS बोलते हैं। इनिशियल BFS बोलिए या BFS बोलिए, या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन या इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, स्टेप नंबर 4, तो फाइंड BFS एंड कंस्ट्रक्ट सिंप्लेक्स टेबल। अब हम BFS को ज्ञात करेंगे, देखेंगे, और फिर इन कांस्टेंट के माध्यम से सिंप्लेक्स टेबल को बनाएंगे। अब देखिए हमें ये सारी चीज, हम तो ये सोचते थे ना कि सबसे पहले आप ये बिना मटेरियल दिए वैसे ही हम आपको समझाएं, लेकिन बाद में मांग उठी कि नहीं आप इसको दें ताकि बच्चे लिखें भी, तो इसके लिए हमने इसको बनाया है ताकि आप इसको लिख भी लें। इसीलिए हम स्क्रीनशॉट हो गया कि व्यवस्था है कि आप उसको लिख लें। फिर अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 अननोन है, x1 x2 s1 s2। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो s1 और s2 है, तो जो s1 है, ये देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन में s2 0 है, और जो सेकेंड स्टेज है उसमें s1 0 है। लेकिन हमें जब प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए हमें उत्तर प्राप्त करना है, लेकिन हमें मालूम नहीं है क्या है, तो सबसे पहले होता है ना कि हम मानते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए जो x1 x2 है उसको हम 0 मानेंगे। अब जैसे ही हम इसको 0 मानेंगे, इसका मान कांस्टेंट, देखिए जो इसका मान क्या करेंगे, जो हम कांस्टेंट इक्वेशन हमने बनाया था स्टैंडर्ड के बाद, जो हमने रखने के लिए, जो सिंप्लेक्स बनाने के लिए जो हमने कांस्टेंट बनाया था, उसमें जो x1 और x2 का मान रखेंगे। जैसे ही x1 और x2 का मान रखेंगे, ये देखिए ये जो s2 है 0 है ही पहले से, तो s1 का मान 450 आ जाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन है, अगर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s2 का मान 600 आ जाएगा। ये क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ये हमारे बेसिक सोल्यूशन दे रहे हैं। और देखिए, और ये कह रहा है कि जो वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन देते हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल कहते हैं, और बचे हुए
को नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए ये जो बचा है जो S1 S2 है क्या है, बेसिक वेरिएबल है, मुख्यतः वेरिएबल इसे हम बोलते हैं चर, मुख्यतः चर, मुख्य चर है। और जो उसके अलावा है उसे हम नॉन बेसिक बोलते हैं, अर्थात वो बेसिक नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इसके अलावा हम यहीं पे लिख देते हैं, इसके अलावा ये जो बेसिक वेरिएबल है, ये जो मैट्रिक्स है देखिए, जो बेसिक वेरिएबल है S1 इक्वल टू 450 है और S2 इक्वल टू 600 600। तो ये क्या करते हैं कि जो सिंप्लेक्स है ये क्या करते हैं, हम लिख देते हैं ये सिंप्लेक्स का बेसिस या प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिस या प्रोग्राम बनाते हैं, ये प्रोग्राम बनाते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और चीज आता है जो हमें देखना है, सीबी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिस। कोफिशिएंट ऑफ बेसिस, इसका बेसिस कितना है, देखिए जो बेसिस है ये बेसिस बनाएगा S1 S2। तो ये जो S1 और S2 है ये बेसिस वेरिएबल, हमने बताया ना कि ये बेसिस है, क्यों है हमने बताया है। तो जो इसका कोफिशिएंट कितना था, 0 था, हमने लिया था। इसका भी कोफिशिएंट 0 था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और इसका भी कोफिशिएंट 0 था। जब इसका दोनों का 0 था तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का जो सीबी है वो 0 0 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। इनके माध्यम से हम सिंप्लेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्यूशन आता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर से जो हमने बनाया है अभी, क्योंकि ये भी जरूरी है देखना, सारी चीजें जरूरी हैं। अब फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब हम इसको सिंप्लेक्स टेबल के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक काम करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं, अब हम इसको हल करते हैं। अब पूरे बढ़िया से देखिए, ये जो है x1 x2 इट इज अ डिसीजन वेरिएबल। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मेन वेरिएबल था x1 x2, उसी का जो कांस्टेंट बना, दो कांस्टेंट है, तो उन्हीं का जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है वही इसमें रखा गया। देखिए x1 x2 में देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है उसको रखा गया, वेरिएबल्स को रखा गया। और फिर उसके बाद जो स्लैक वेरिएबल है उनका जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है, उसको हमने यहाँ पे रखा है। बी वैल्यूज को आप जानते हैं कि जो समीकरण है उसके जो राइट हैंड साइड का वैल्यू होता है वो बी वैल्यूज होता है। तो हमने बी वैल्यू हमने यहाँ पे 450 और 600 रख दिया है। उसका सीजे मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट होता है, तो 3400 देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है स्टैंडर्ड में। अब देखिए जो बेसिस, जो मुख्य रूप से देखिए जो वेरिएबल प्रोग्राम आंसर देते हैं, मतलब बेसिक हल देते हैं, उन्हें बेसिक वेरिएबल या प्रोग्राम बोलते हैं। वो बेसिक वेरिएबल बोलते हैं और वो या तो बेसिस या प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए उसी को बेसिस को हम यहाँ पे रखते हैं। और ये देखिए सीबी क्या है, हमने बताया आपको कि सीबी इज कोफिशिएंट ऑफ बेसिस। ओके, अब देखिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि यही सही है या ये हमारा आंसर है। देखिए इसके लिए हमने बताया आपको फार्मूला, हम एक फार्मूला लगाएंगे, डेल जे इक्वल टू सी जे माइनस समेसन ऑफ सी बी ए आई जे। देखिए हमने ये फार्मूला आपको बताया है, आप स्टेप्स में अगर देखेंगे तो ये मिलेगा। तो अब इसको बताते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, डेल्टा जे मतलब कॉलम होता है। तो हम जो आंसर आएगा, देखिए कॉलम भी तो हम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या है, ये है कॉलम 1 2। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जो डेल्टा जे को निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे डेल्टा जे सबसे पहले हम इस रो के लिए निकालते हैं, इस कॉलम के निकालते हैं x1 के लिए। तब क्या करेंगे, सीजे ले लेंगे। सीजे कितना है, 3 है, सीजे है 3, माइनस कर देंगे क्या है सी बी ए आई जे। तो जो ए यहाँ पे देखिए जो इसका मान होता है, देखिए किसी भी आप देखेंगे कहीं भी मैट्रिक्स में देखेंगे तो जो उसका पहला मान होता है उसे ए बोलते हैं। इसे ए को पंक्ति को दर्शाता है, और जो आई है वो रो को दिखाता है, और जे है वो कॉलम को दिखाता है। तो ए आई जे क्या है, 1 है। और सी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिस। तो इसके सापेक्ष जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिस का जो कोफिशिएंट है बेसिस का, उससे आप गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0।
और उसके अलावा 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समेशन का है, इसका मतलब क्या है 0, तो इसको प्लस करके 0 कर देंगे। ठीक है, जब जैसे ही 0 करेंगे, समेशन का है इसीलिए हम इसको प्लस करके 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे क्या बचेगा 3, तो डेल्टा जे का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेल्टा जे का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब जब 3 हो गया तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 3। तो जैसे ही देखिए अब यहाँ पे जब दूसरे के निकालेंगे 4 वाले के x2 के लिए, तो x2 के जगह पे यहीं पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे फिर एक जीरो हम 0 1 0 0 0 हो जाएगा। तो इसका डेल्टा जे का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ऐसे हो जाएगा 4। अब फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप इसको देखें फिर। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि ऑप्टिमम है या नहीं ये इक्वेशन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और फिर इसको हल करेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन ऑप्टिमम है या नहीं, हाउ टू चेक इट। तो कहा गया है कि जो डेल्टा जे है उसका मान कितना आना चाहिए, या तो ऋणात्मक आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो एक ऑप्टिमम वेरिएबल डिसीजन है, आंसर है, वो भी बाकी है। तो आप इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे तो तीनों है लगभग, यहाँ 0 है 0 है, 4 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है। तो इस केस में हम क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए, जो पहला BFS बना है जो इनिशियल, दैट इज कॉल्ड इनिशियल BFS। ओके, इसी को हम IFS भी बोलते हैं, उसको भी इनिशियल BFS कहते हैं। अब इसे कंफ्यूजन ना हो, आप इसको फिर देखें। इसके बाद अब क्या करेंगे कि जो सबसे अधिक वैल्यू होगा, जिसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 का है, तो वहीं से की वेक्टर हमारा निकलता है। मैंने आपके इसके पहले मैंने बताया था की वेक्टर क्या होता है। देखिए यही होता है, यहाँ से की वेक्टर निकलता है, एंटर करता है, और जब की वेक्टर एंटर करता है तो यहाँ से x2 को बाहर करेगा, वो x2 को बाहर करेगा, और ये जब x2 बाहर जाएगा तो वो अपने कोफिशिएंट के साथ जाएगा। अभी बाहर चला गया, मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, यू हैव टू चेक इट, ये जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम की वेक्टर बोलते हैं, की वेक्टर, दैट इज कॉल्ड की वेक्टर। अब हम देख निकालेंगे की वेक्टर के बाद हम निकालेंगे आउटगोइंग वेक्टर या इनकमिंग रो। आउटगोइंग वेक्टर या इनकमिंग रो दोनों बोल सकते हैं, उसको दोनों बोलते हैं। कहीं आउटगोइंग वेक्टर हमने देखा है कुछ किताबों में, और कहीं कहीं इनकमिंग रो आप देखेंगे जब समझाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम रो निकालेंगे, की रो निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बी वैल्यूज है, बी वैल्यूज, हम यहाँ से थीटा रेशियो निकालेंगे। थीटा रेशियो, थीटा रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ बी वैल्यूज है उसके सापेक्ष जो फंक्शनल वेरिएबल है, इसके सापेक्ष जो फंक्शनल वेरिएबल है, किसमें, ये जो की वेक्टर के सापेक्ष जो फंक्शनल वेरिएबल है बी से क्या करेंगे, भाग देंगे उसका। ठीक है, कैसे, देखिए 450 भागा 1, ठीक है, 450/1, इससे भाग देंगे हम, 450 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, अब जब 450 से जब 1 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे। उसके बाद हम निकालेंगे इसके साथ ही मिनिमम थीटा रेशियो, मिनिमम थीटा रेशियो। तो यहाँ पे 450, अब फिर जो 600 है इसका भी एक का जो भाग है उस वो 600 में करेंगे। देखिए ऐसे 600/1 हमने भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, अब दिखेंगे मिनिमम थीटा रेशियो, तो यहाँ पे 450 है और फिर यहाँ पे 600 है। सबसे मिनिमम कौन है, 450 होगा, क्योंकि 1 से जब 450 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 ही रहेगा। और इसी प्रकार जब 1 का भाग 600 में करेंगे तो कितना आएगा, 600 ही रहेगा। तो जो सबसे कम है वो क्या है, 450 है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम थीटा रेशियो। ओके, और फिर यहाँ से एक वेक्टर आएगा, ये वेक्टर यहाँ पे आएगा, और ये क्या करेगा, जो यहाँ पे है, देखिए जब ये वेक्टर आ रहा है रो वेक्टर, दैट इज कॉल्ड रो वेक्टर या आउटगोइंग वेक्टर, जब ये आएगा तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जब इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमारा ये क्या है, 1 है। ठीक है, ये कॉलम हमें मिल गया कि हमें इसी में देखना है आंसर हमारा। तो जो ये वेक्टर रहेगा रो वेक्टर, वो जो उसके सापेक्ष जो मान होगा, देखिए इसके सापेक्ष मान है 1 और उसका साथ कोफिशिएंट है 0। तो जो ये वेक्टर जाएगा ये S1 को यहाँ से हटाएगा, और जब S1 हटेगा तो कोफिशिएंट यहाँ से इसका हटेगा, और जब की वेक्टर रहेगा वो 4x के साथ बाहर जाएगा। तो S1 और जो 0 है वो बाहर चला जाएगा, और 4x जो 4 है और x2 है
वो अपने मतलब x2 अपने कोफिशिएंट 4 के साथ यहाँ पे बेसिस के जगह पे इंटर कर जाएगा। बस यही, आप एक बार और देखें। अब क्या हो गया, हमने देख लिया है। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा काम करना है कि जो ये मान है, जो हमें मान मिला है दैट इज कॉल्ड, जो एक है इसे हम बोलेंगे की एलिमेंट। की एलिमेंट मच्छर है। तो यहाँ पे देखिए की एलिमेंट हमें मिल गया, दैट इज ये जो है वो की एलिमेंट है। अब क्या, जो अगला नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे जो हमने लिखवाया है उसमें ये है कि अब की एलिमेंट एक है, उसको एक बनाना है। तो बाय द वे यहाँ पे एक बना है, नहीं नहीं होता तो हम बनाते, देखिए कैसे बनाते। या तो आप उसी संख्या में भाग दे देंगे, उसी संख्या से अगर पूरे रो में भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका मान, एक आ जाएगा। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा जो कॉलम में वेरिएबल हैं, जो भी मान है उसको हम शून्य बनाएंगे, वो 0 हो जाए, ऐसा करेंगे। या तो किसी रो से किसी रो को घटाया जाए, किसी रो से किसी रो को जोड़ा जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम किसी, देखिए सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें, फिर हम समझा रहे हैं। इसके बाद अब क्या करें, जैसे हमें ये पता चला कि हमें ये मिल गया, अब हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम सेकेंड वीएफएस निकालेंगे, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, उन्हें बता दिया है आपको। यहाँ पे 450 है और यहाँ पे 600 है। अब हमें क्या करना है, किसी रो से किसी रो को घटाएं, किसी रो से किसी रो को जोड़ें, ठीक है, ताकि इसका जो मान है इसके अलावा का मान, देखिए यहाँ पे तो 2 ही है, अगर ज्यादा कांस्टेंट होते तो और दिक्कत होता। हम बस आपको समझा दे रहे हैं, आप इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाई चांस एक दिया है, तो हमें क्या करना है, जो एक तो एक दिया, इसके अलावा जो कोफिशिएंट कौन है, एक है कांस्टेंट का, जो एक है इसको हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए क्या करें, देखिए सिंपली आप क्या करें, ये सेकेंड, ध्यान से देखिए, जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो हो जाएगा। देखिए सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर मान लीजिए हम सेकेंड रो से फर्स्ट रो को हटाएंगे तो आप इतना ध्यान रखें कि फर्स्ट रो में हम चेंज नहीं करेंगे, केवल सेकेंड रो में ही चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा क्योंकि अगर आगे आप करेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसीलिए आप क्या करें, जो यहाँ पे जो सेकेंड रो इसमें से फर्स्ट रो जब हटाएंगे तो किसका मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर 2, जब 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 0 में से 1 जा, 0 में से 1 जा हो जाएगा -1। अब 1 में से 0 जा, 1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा जो 600 था, ये 600 के वजन के कितना हो जाएगा, 650 में से 450 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा बन गया। और यहाँ पे देखिए जो निकला था, हम जो S1 निकल गया था, और S1 निकलने के बाद यहाँ पे क्या आ गया था, x2 आ गया था, और यहाँ पे मान आ गया था 4, ठीक है। उन्हें बता दिया कैसे आया है। अब देखिए, अब हम इसको भी जांच करेंगे, कौन सा फार्मूला, बस वही, डेल्टा J इक्वल टू CJ माइनस समेसन ऑफ CBAIJ, ठीक है। इसको भी हम जांच कर लें। अब इसको जांच करने के लिए फिर आप करेंगे, तो CJ का मान कितना है, 3 है, माइनस 1 का मान 4 में करें तो 4, और फिर हो जाएगा 4, और 1 का मान 0, 1 का गुणा 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। तो समेसन ऑफ CBAIJ जो x1 का है, इस कॉलम का है, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 3 - 4 इज इक्वल टू -1। तो डेल्टा J का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब फिर देखते हैं x2 का कॉलम के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो है 4, माइनस 1 चौको 4, और फिर 0 0 हम 0, तो 4 = 4 कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा J का मान यहाँ पे कितना आ गया, 0, ओके। अब इसी प्रकार इसको देखेंगे, 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा J का मान 0, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या किसको देखेंगे, इसी प्रकार हम S1 को देखेंगे। तो 1 चौको 4, यहाँ पे देखिए CJ का मान, देखिए CJ का मान पहले कितना है, 0 है, 0 -
4 एकम 4 और 1 जीरो हम 0, ठीक है। माइनस किसी भी चीज़ में अगर 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे -4 आ गया, -4। और फिर अब हम इसको देखेंगे, इसका भी मान 0 है और फिर तब 4 जीरो हम 0, 1 जीरो हम 0, 0 में से 0 जा 0, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो इसको चेक करेंगे तो क्या है, किसी का मान पॉजिटिव नहीं है, या तो 0 है या तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा समीकरण है, जो हमारा टेबल है, वो इस समय ऑप्टिमम है। इट इज कॉल्ड, देखिए जो दूसरा BFS हमने बनाया है, दैट इज कॉल्ड सेकंड BFS, या इसे हम इम्प्रूव्ड BFS बोलते हैं, इम्प्रूव्ड BFS, इसे इम्प्रूव्ड BFS भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसको हमने जांच कर लिया है कि क्या है, ये या तो माइनस है या तो 0 है। इसका मतलब यह है जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है, ठीक है। अब जब सोल्यूशन ऑप्टिमम है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो x2 है वो बेसिस में आ गया है, और बेसिस क्या होता है, वो सोल्यूशन देते हैं। बेसिस सोल्यूशन देते हैं तो इसके पहले क्या था, यहाँ पे x1 था, s1 था। तो जब यहाँ पे s1 था तो इसका मान, s1 का मान 450 था, तो s1 तो चला गया, उसके जगह पे क्या आ गया, x2 आ गया। जब x2 यहाँ पे आएगा तो इसका भी मान 450 हो जाएगा। और चूंकि उसका कोफिशिएंट 0 था, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो पता है क्या करेंगे, तो 450, तो यहाँ पे 450 है, इसका गुणा हम क्या करेंगे, 4 में करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800। एक किसी, देखिए यहाँ से आप टेबल से सीधे हल कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, जो ईमान है, इस मान को जो हमारा सबसे पहले है, देखिए जो हमारा सबसे पहले, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था सबसे पहले वाला मेन, जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 था, तो जेड है क्या 3 इंटू, देखिए जो 3 इंटू 0, अभी x1 का मान तो अभी 0 ही है, x1 का मान हमने जो माना है पहले वाले, देखिए हमने x1 x2 इक्वल टू 0 लिखा है, अगर आप देखेंगे तो जो x1 का मान तो 0 अभी भी है, 3 का मान अभी भी 0 है, प्लस जो 4 है, तो जो x2 का मान 450 हो गया, तो इंटू 415, तब जेड इक्वल टू कितना हो गया 1800, देखिए 1800 हो गया जेड इक्वल टू। इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे। तो हमने सिंप्लेक्स को भी हल कर लिया है, इसके माध्यम से हमने इसको बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो वंदे मातरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि आप लोग इतने मेंबर्स हो जाएं कि हम लोग जल्दी से लाइव मिल सकें, लाइव हम लोग बात कर सकें, डिस्कशन हो और सारे क्वेश्चंस आंसर्स को लगाया जाए लाइव। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।